हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेस्ट आईएएस यूट्यूब चैनल। एज यू नो, अभी रिसेंटली 22 दिसंबर को यूपीपीएससी का प्रीलिम्स पेपर हो चुका है और हम लोग आपको यही क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के क्रम में अभी प्रेजेंट हुए हैं। इकोनॉमी और पॉलिटी का सेक्शन आपका डिस्कशन हो चुका है एंड आई एम हियर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू विथ हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका लगभग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग 150 पूछे गए हैं यहाँ पे। सो आउट ऑफ दिस ऑल 150 क्वेश्चंस, लगभग 150 क्वेश्चंस में हिस्ट्री के सेगमेंट में लगभग 26 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन 26 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 26 क्वेश्चन कहाँ पूछे गए हैं इस सेगमेंट में। नंबर 1, सबसे पहले आपको हिस्ट्री का ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन गोज लाइक, कंसीडर द फॉलोइंग पेशवास, अरेंज देम इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए और तथा इन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं रघुनाथ राव, रघोबा, बाजीराव, नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ। अगर इन चारों ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो राइट आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट होगा कि बालाजी विश्वनाथ व द फर्स्ट पेशवा। ये फर्स्ट पेशवा हुआ करते थे। पेशवा इंस्टीट्यूशन के बारे में आपने मराठास में अच्छे से पढ़ा होगा। दिस स्टार्ट विद बालाजी विश्वनाथ नंबर 1। बालाजी विश्वनाथ के बाद जो ऑप्शंस में सेकंड नंबर पे आने वाला है दैट इज द बाजीराव। ये बाजीराव के बेटे थे। सेकंड नंबर 3 में आपके पास आ जाएंगे दैट इज द नारायण राव और नंबर 4 में आ जाएंगे आपके रघुनाथ राव। तो इन चारों ऑप्शंस वगैरह देखोगे तो राइट आंसर विल बी दैट इज 4, 2 एंड 3 एंड 1। 4, 2, 3। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप चलेंगे तो यू विल सी हियर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द अर्ली ट्रेड। शुरुआती व्यापार के बारे में आपसे बात किया जा रहा है। तो शुरुआती व्यापार के बारे में अगर बात किया जाएगा तो देयर आर रेफरेंसेस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन द एंशिएंट इंडिया एंड देयर वर लार्ज एंट्री पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट के बारे में आपसे पूछा गया। बोथ 1 and 2, नीदर 1 or 2, ओनली 1, ओनली 2। अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन उसका देखेंगे तो प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। एंशिएंट टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे द रिवर्स लाइक, जैसे आप देखोगे शहर जैसे हुआ करता था पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र एक रिवर पोर्ट्स हुआ करता था। पाटलिपुत्र बंगाल में आपके पास हुआ करता था। ताम्रलिप्ति, ये सब रिवर पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। तो प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। देयर आर लार्ज एंट्री पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक के ढेर सारे बड़े बड़े गोदाम भी आपको मिले हुए। तो राइट आंसर बिल्कुल सही है। द रीजन्स लाइक अगर आप देखोगे, द रीजन्स लाइक तक्षशिला, अगर आप देखोगे तक्षशिला में ऐसी चीजें मिला करती। तक्षशिला के साथ अगर आप गुजरात में भरूच वाला रीजन में देखोगे, है ना, जो अपने यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हुआ करता था। तो तक्षशिला और भरूच जैसे रीजन्स को अगर आप देखोगे यू कैन सी देयर इज अ लार्ज एंट्री पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक बोथ लैंड एंड ओशनिक रूट में। तो हियर आंसर विल बी बोथ 1 and 2। तो ये दोनों ऑप्शन आपके एकदम सही होंगे। ऑप्शन नंबर 3 में आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, arrange the following sane rulers of the Bengal in the ascending chronological order। ascending chronological order में जानना है। मैंने जब भी आपको पढ़ाया है हिस्ट्री में तो मैंने आपको 2 रूलर्स के बारे में विशेषकर बताया कि सबसे पहले इसका फाउंडर आप विशेष ध्यान दीजिए कि फाउंडर कौन है और लास्ट रूलर कौन है। अगर फाउंडर लास्ट रूलर अगर आपको पता है तो बहुत सारी कहानी आपकी क्लियर हो जाती है। इस क्वेश्चन में सबसे पहला आंसर आपके पास आएगा दैट इज द नंबर 3। सेना डायनेस्टी का रूलर हुआ करते थे हेमंत सेन। ये लगभग 1095 एडी के आसपास इनकी एंट्री हुई थी। फर्स्ट दैट इज द हेमंत सेन और जो लास्ट रूलर थे दैट वाज द लक्ष्मण सेन थे लास्ट रूलर। ये समवेयर अराउंड 1204 के आसपास आपको बंगाल में देखने को मिले थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गोरी का वन ऑफ द स्लेव था, उसी ने फाइनल लास्ट हिंदू रूलर को खत्म करके वहां पे इन द बंगाल रीजन में मुस्लिम रूल स्टार्ट किया था। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज हेमंत सेन मतलब 3 ऑप्शन सबसे पहले आना चाहिए। अगर आपने इसको देख लिया तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। हेमंत सेन के ही बेटे हुआ करते थे विजय सेन और लक्ष्मण सेन सबसे लास्ट में, दैट मींस बल्लाल सेन लक्ष्मण सेन से पहले आया करते थे। राइट आंसर इज 3, 4, 1, 2।
तो ये आपका वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द बैरम खान। बैरम खान से जुड़े हुए स्टेटमेंट कौन से सही हैं? तो लेट्स गेट इनटू इट। बैरम खान से स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो नंबर 1, अकबर गिव द टाइटल ऑफ खाने खानन टू बैरम खान। बैरम खान को टाइटल खाने खानन का जो टाइटल था सिर्फ बैरम खान को नहीं, उनके बेटे को भी बाद में अकबर ने सेम टाइटल दिया हुआ था। तो ये खाने खान का टाइटल अकबर ने दिया था, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1556 में उसने ये काम किया हुआ था जब कालानौर में इसका एक्सपीडिशन चल रहा था। और ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कि दिस टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ द एम्पायर। इसमें आपको ये बताया गया है कि इसको बैरम खान को वजीर बनने के समय नहीं दिया गया था। इसका आंसर ये होगा कि एक्चुअली दिस टाइटल वाज नॉट गिवन व्हेन बैरम खान वाज अपॉइंटेड एज अ वजीर ऑफ द एम्पायर बट लेटर ड्यूरिंग हिज टेन्योर। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन अपने आप में सही होगा। वजीर के जगह पे अगर आप इसको राइट वर्ड देखेंगे तो ही यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ एज वकील, एक वकील टर्म हुआ करता था। तो ये आपको ध्यान से रखना है। मैंने आपको बताया है कि जो राजा हुआ करता था एम्परर, एम्परर का वजीर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट था। वजीर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट था, लेकिन वजीर को बैलेंस करने के लिए 2 और नए पोस्ट निकाले गए थे। वन वाज द नायब, एक नायब पोस्ट, दूसरा वकील। तो नायब के बारे में जैसे आपने अगर बलबन के बारे में ध्यान दिया होगा तो बलबन ने नायब का टाइटल अपनाया था। और बैरम खान के बारे में अगर देखेंगे बैरम खान, तो बैरम खान ने वकील का टाइटल अपनाया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज बोथ 1 and 2। ये बात आपको विशेष कर यहाँ पे ध्यान देके चलना है। अब आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, यहाँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस अब आपको मिलेंगे समवेयर अराउंड, लेट्स गेट इनटू डीपर इनटू इट। और थोड़ा अंदर चलते हैं हम लोग। 15 ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो है प्रॉपर, एक मिनट, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रॉपर यहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो यहाँ पे आपको मिलेगा ना, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 से दोबारा से हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सो लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 में दोबारा से हम लोग हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट होता है समवेयर अराउंड, ये आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में मॉडर्न हिस्ट्री के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इफ यू लुक इनटू इट, अगर आप यहाँ पे जाओगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी के बारे में पूछा गया है। It Justice Party opposed to Congress by calling it a Brahman-dominated organization. It claimed the same communal representation for non-Brahmins as the Parliamentary reforms had given to Muslims. ठीक है, 2 ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदी में लिखा जस्टिस पार्टी के संदर्भ में, जस्टिस पार्टी के संदर्भ में, एक मिनट, जस्ट मिनट, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो रखा है, हम लोग इसको देख रहे हैं। एक्चुअली हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, दूसरे फोल्डर में चले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13।
ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी से जुड़ी हुई बातें आपसे यहाँ पूछी जा रही है। नंबर, जस्टिस पार्टी अपोज्ड द कांग्रेस बाय कॉलिंग इट अ ब्राह्मण ओनली पार्टी। ब्राह्मण ओनली पार्टी कहा जाता है बाय द जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। Number 2, it claimed the same communal representation for non-Brahmins of the Morley-Minto reforms had given to the Muslims. इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मार्ले-मिंटो सुधार ने मुस्लिमों को दिया था। तो ठीक है, इसका अगर देखेंगे तो जस्टिस पार्टी अपोज्ड कांग्रेस बाय कॉलिंग इट अ ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल राइट आंसर है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जस्टिस पार्टी समवेयर अराउंड 1916 में फॉर्म हुआ था, 1916 में, और इसके वन ऑफ द मेजर लीडर हुआ करते थे ईवी रामास्वामी नायकर, ये आप ध्यान में रखिएगा इनका नाम। नंबर 2, इट क्लेम द सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द नॉन ब्राह्मण्स एज द मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स हैड गिवन टू मुस्लिम्स। मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म आपको पता है कि ये सेपरेट, ये वन ऑफ द रिफॉर्म रिलेटेड टू द कम्युनलिज्म भी कहा जाता है। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन दिया गया था मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। दैट वाज इन 1909। 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में जस्टिस पार्टी के द्वारा सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिमांड रखा गया था, जिसके फलस्वरूप लगभग 28 सीट्स भी इनके लिए रिजर्व करी गई हैं। तो ये भी हमको मिला हुआ है। तो इसका मतलब आपका इसमें बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों आपको यहाँ पे सही मिलेगा। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों के दोनों ऑप्शंस आपके सही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, ये भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्कर्स एंड द पीजेंट पार्टी। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 is the workers and the peasants party was formed in 1927 and was given the form of an all India organization. Okay, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। Number 2, the objective of this party was to work within the Congress so that it could be made a more revolution inclined party and an organization of the common people. इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिससे इसको आर्थिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का गठ संगठन बनाया जा सके। तो सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो वर्कर्स एंड द पीजेंट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1927, ये बिल्कुल गलत है। 1928 में ये पार्टी बना हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना है। द ऑब्जेक्टिव दिस पार्टी वाज टू वर्क within the Congress so that it could be made a more revolution inclined party and organization of the common people. तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल इसका सही है। The party aimed to work within the Congress to steer it towards a more revolutionary and proletariat focused ideology emphasizing the rights and welfare of the common people. तो अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इसमें गलत है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल आपको इसमें सही मिलेगा। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में बात किया गया है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को अगर आप देखोगे तो लगभग 1866 में उसका फॉर्मेशन हुआ था। सेकेंड वन आपको दिख रहा है कि नेशनल इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन लगभग 1870 में हुआ था, 1870 में। थर्ड आपको दिखेगा इंडियन सोसाइटी का फॉर्मेशन लगभग 1872 में आपको मिलेगा। और लास्ट में इंडियन एसोसिएशन 1876 में बना हुआ था। तो इन चारों को अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो यू विल सी द 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। तो राइट आंसर इसको 1 2 3 4 आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। कंसीडर नंबर 16 अगर आप देखेंगे तो कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट एक्टिविटी। इन चारों ऑप्शन को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो ये अगर सारी गतिविधियों को अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो सारे गतिविधि में आपको देखने को मिलेगा। तो नंबर 1 रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट। ठीक है, अगर इन चारों ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, एसोसिएशन अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन,
फॉर्मेशन ऑफ एंट्रीम गवर्नमेंट, अराइवल ऑफ अ यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इन दिल्ली। अगर आप देखोगे क्रोनोलॉजिकल वे में अगर लगाने की कोशिश करोगे तो समथिंग अराउंड नंबर 4 वाला जो ऑप्शन है आपका, अराइवल ऑफ द यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इन दिल्ली, ये लगभग आपका जैन 1946 में इनकी अराइवल हुआ था। जैन 1946 के आसपास ये पहला वाला होगा। ये रॉयल इंडियन नेवी वाला अगर देखोगे तो रॉयल इंडियन नेवी का लगभग ये रिवोल्ट हुआ था फेब 1946 में। फेब 1946 आपको रॉयल इंडियन नेवी का सारा चीज दिखेगा। अनाउंसमेंट ऑफ अ कैबिनेट मिशन अगर आप देखोगे तो समवेयर मार्च 1946 में आपको इसका होता हुआ दिखेगा। और फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट दैट इज द सितंबर 1946। तो इन चारों ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट वन इज 4 और 4 के बाद 1, 4 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3, तो 4 1 2 3 एक राइट आंसर इसमें होगा। सबसे पहले ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह फरवरी 1946, तीसरा आपका जो है कैबिनेट मिशन का घोषणा मार्च 1946 और सितंबर 1946 के आसपास आपका जो है ये अंतरिम सरकार का गठन। तो ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे क्लियर समझ के चलने हैं। लेट्स गेट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि विद रेफरेंस टू द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर आप देखोगे उस समय रुक्मा बाई का केस बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था 1891 के आसपास, और ये द सेम टाइम पीरियड उसी समय पे एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लाया गया था। इसका मुख्य पर्पस था एज ऑफ मैरिज को समवेयर अराउंड 10 से 12 साल की उम्र में 10 to 12 एक तरीके से इसको इंक्रीज करना। लगभग चाइल्ड मैरिज एक प्रिवेलेंट पैटर्न था उस दौरान, बाल विवाह, और बाल विवाह से होने वाले ढेर सारे समस्याएं समाज में लिप्त थी। तो उसी क्रम में अंग्रेजों द्वारा थोड़ा सा सोशल रिफॉर्म के बारे में भी बात करी जा रही थी अंडर द प्रेशर ऑफ द इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स। It was Behram Ji Malabari, a Parsi reformer from the Bombay who advocated for this legislation। यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट फिगर जरूर है बहराम जी मालाबारी। आप देखोगे तो ये पारसी रिफॉर्मर है, लेकिन उन्होंने हिंदू सुधारक के रूप में भी काफी सारा काम किया हुआ है। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नंबर 2, the act was supported by the extremist wing led by the बाल गंगाधर तिलक। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बाल गंगाधर तिलक एज ऑफ कंसेंट को बिल्कुल विरोध कर रहे थे। उनको लगता था कि ये सम सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस इनटू द हिंदू कस्टम्स भी है। ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है बाल गंगाधर तिलक को लेके। तो राइट आंसर हियर इज 17 का ऑप्शन नंबर 1। तो ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज बहराम जी मालाबारी इज द राइट आंसर। और it was Behram Ji Malabari, a Parsi reformer from Bombay who advocated for this legislation। तो आपका राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। लेट्स गेट इनटू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ दिखने को मिलेगा गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and other one is reason। assertion में आपको दिया गया है शिवाजी had to face opposition, शिवाजी had to face opposition from the big Deshmukhs, शिवाजी had to face opposition from the big Deshmukhs। बिल्कुल सही बात है। शिवाजी को बड़े बड़े देशमुखों के द्वारा जो है समस्या या ऑपोजिशन फेस जरूर करना पड़ रहा था, क्योंकि शिवाजी ने जो टैक्सेशन लगाया हुआ था, अगर आपको ध्यान होगा तो ही हैड अपोज्ड द टैक्सेस लाइक चौथ एंड सरदेशमुखी। तो सरदेशमुख का जो टैक्स है ना, ये देशमुखों के ऊपर ही लगाया गया था। देशमुख मतलब हुआ करते थे विलेज हेड, है ना। तो आप इसके बारे में बिल्कुल ध्यान देंगे कि असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन इसका देशमुख were not in a favor of independent Maratha state and wanted to remain as a feudal lords of the Vijayapur। बिल्कुल सही बात है। देशमुख को कोई मराठा स्टेट जैसा बनाने का कोई पर्पस नहीं था, वो बीजापुर स्टेट के अंदर भी रहने के लिए बिल्कुल राजी थे। तो ऑप्शन नंबर दैट इज बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। ये स्टेट असर्शन रीजन दोनों सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही इसमें मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझना है कि 18 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 का क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 एक और हिस्ट्री से आएगा रिलेटेड टू द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द अशोका। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है द डेफिनेशन ऑफ धम्म गिवन बाय अशोक इज टेकन फ्रॉम रसूलवाद सुत्ता। सबसे पहली बात यह है कि अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलवाद दशुत्तल से ली गई है। ये
समझ जाइए आप लोग कि धम्म का जो नीति है, ये धम्म का नीति अशोक का खुद का था, अशोक का स्वयं का था। अशोक ने स्वयं का एक मोरल एंड इथिकल वैल्यू सिस्टम बनाया हुआ था। सबसे पहली बात, इट वाज नॉट टेकन फ्रॉम एनी ऑफ द बुद्धिस्ट ग्रंथ, इट वाज अशोक्स वंस ओन जो है क्रिएशन। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि इट वाज अशोकाज ओनली वन, अशोकाज सेल्फ क्रिएशन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज एक्सट्रीमली इनकरेक्ट, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो इन द 14th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन अशोका अपॉइंटेड अ न्यू टाइप ऑफ स्टाफ कॉल्ड धम्म महामात्यास। अपनी राजाभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी का नियुक्ति किया। तो ये बिल्कुल सही है कि अशोका ने जो है धम्म महामात्र का नियुक्ति किया हुआ था। इनका मुख्य पर्पस था धम्म की नीति को दूर दूर पहुंचाना, धम्म की नीति को दूर दूर पहुंचाना। ठीक है, तो अगर आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा दोनों लोगों को भी राजदूत बना के बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे रीजन में भेजा हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका होगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, अगला जो क्वेश्चन हिस्ट्री का है लगभग क्वेश्चन नंबर 138 के आसपास आपको पूछा गया। ठीक है, अब इधर बीच में आपके पास कोई से सेक्शंस नहीं है, तो 138 के आसपास आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्लियर आपके पास होना चाहिए। तो लेट्स गेट इन क्वेश्चन नंबर 138, सॉरी 138 नहीं, सिंपली 38। सो लेट्स गेट इन टू इट वंस। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंटली आते हैं, काफ़ी सारे सेगमेंट्स आते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से समझना होगा क्वेश्चंस को। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और प्रेजेंट टाइम का जो यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें बहुत डायनेमिक वे में क्वेश्चंस को पूछा हुआ है, बहुत डायनेमिक वे में। सिर्फ ये घटना चक्र से बस क्वेश्चंस नहीं कवर्ड है, घटना चक्र के साथ साथ आपको कई सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी यहाँ पे समझनी होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए और इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से देखिए, और आप अपने जो आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया उसके साथ टैली भी कर सकते हैं। ठीक, तो लेट्स गेट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्वेश्चन आपको दिया गया है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द हिस्ट्री। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नेम ऑफ द सिटीज आपको दिए गए हैं, पीरियड ऑफ बीइंग प्लान्ड आपको दिया गया, किस दौरान कौन सा शहर बना हुआ था। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यू विल सी द नेम ऑफ द फर्स्ट सिटी। फर्स्ट सिटी क्या है? कांचीपुरम। कांचीपुरम के बारे में अगर देखोगे, कांचीपुरम एंशिएंट टाइम पीरियड में ही कांचीपुरम के बारे में बताया गया था। कांचीपुरम का मुख्य पर्पज हुआ करता था, यहाँ पे कांचीपुरम का मुख्य पर्पज आपका हुआ करता था, दैट इज द एक तरीके से लर्निंग सिटी के रूप में डेवलप हुआ था इन द साउथ इंडिया। तो एंशिएंट सिटी ये है, कांचीपुरम इज द एंशिएंट सिटी जो आपको जानना होगा, दैट इज द। उसके बाद आपका आएगा जैसलमेर। जैसलमेर एक तरीके से फोर्ट सिटी था, फोर्ट सिटी किलाबंद शहर था इन द टाइम पीरियड ऑफ द मिडाइवल एरा। मिडाइवल एरा के समय पे ये रीजन डेवलप हुआ था। उसके बाद आपका आएगा कोडाई कनाल। कोडाई कनाल ये अंग्रेजों के समय पे बना हुआ सिटी था, कॉलोनियल सिटी, एक तरीके से पोर्ट सिटी आप कह सकते हो। तो ये डेवलप हुआ था कोडाई कनाल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द कॉलोनियल रूल। भिलाई अगर देखोगे तो भिलाई में आपने स्टील प्लांट के नाम पे भी सुना होगा, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जब सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत आपके यहाँ हैवी मशीनरीज लगना चालू होंगे, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में सारी चीजें डेवलप होंगी। तो इसका राइट आंसर देखोगे 4, 3, 2 और 1। तो जो 4, 3, 2, 1 आपको यहाँ पे दिखेगा, 4, 3, 2, 1, दैट विल बी योर राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में हम लोग चलते हैं 42, 43 एंड 44। 44 वाला क्वेश्चन आपका जो है ये मिला हुआ है फ्रॉम द हिस्ट्री। तो ये बुक्स वन ऑफ द वेरी फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर करके देखिए। 4 रूलर है, एक्सट्रीमली फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता नहीं आप लोग कर पाए कि नहीं कर पाए हैं। कुछ रेफरेंसेस आपको घटना चक्र में मिले हुए थे। तो जैसे देवान भट्ट के बारे में अगर बात करेंगे, एसेज हुआ करते थे। इनका द्वारा लिखी गई जो आपको बुक दिखेगा, दैट इज स्मृति चंद्रिका, दैट इज स्मृति चंद्रिका। एक आपको मिलेगा डी। हिमाद्री जो है, हिमाद्री का मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3।
है ना। चतुर्वर्ग चिंतामणि हिमाद्री के द्वारा लिखा गया था। माधवाचार्य के द्वारा अगर आप देखोगे तो माधवाचार्य के द्वारा आपको दिखेगा यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, पराशर माधव, ठीक है, नाम में भी आपको दिख रहा है पराशर माधव। और बिल्लाल सेन के द्वारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द दान सागर। तो अगर इसमें आपको देखेंगे तो 4, 3, 2, 1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी आपको एक राइट आंसर होता हुआ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। देवड़ भट्ट स्मृति चंद्रिका इन्होंने लिखा है, ए का 4 है ना, हिमाद्री इनका 3, माधवाचार्य का 2 और बल्लभ सेन का 1। तो ये आपको ये आंसर समझना है, वन ऑफ द वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 45 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछ रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर वन इज रीजन। असर्शन रीजन के क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं बीपीपीसीएस में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। असर्शन में अगर देखेंगे टर्किश इन्वेजन इंडिया वाज सक्सेसफुल, तो बिल्कुल सही बात है, टर्किश इन्वेजन बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ था, जो आपको बैटल ऑफ तराइन 1st एंड 2nd के बाद, और लगभग आपको 1206 से आपको दिख रहा था, 1206 से 1526 तक का जो समय था, दिल्ली सल्तनत का समय, ये टर्किश इन्वेजन के ही बेस पे बने हुए किंगडम्स थे भारत में, जिसको दिल्ली सल्तनत भी आपको बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है ये। नंबर 2, देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था, तो ये बिल्कुल सही बात है। इंडिया में अगर पॉलिटिकल यूनिटी होता तो शायद टर्किश इन्वेजन नहीं रुक पाता। आप देख रहे थे कि भारत में भले ही राजपूत थे, लेकिन राजपूत के बीच में इंटर फाइटिंग एक बड़ा नॉर्मल पैटर्न था, जो आपस में लड़े पड़े हुए थे, ठीक है। तो ये बात आपको विशेष कर ध्यान से समझना है, असर्शन रीजनिंग। इसका राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा। बोथ और ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दैट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है इन द क्वेश्चन नंबर दैट इज द 131 से अब आपको क्वेश्चन मिलेगा हिस्ट्री के क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट इनटू क्वेश्चन नंबर 131। तो 131 में चलते हैं हम लोग, ठीक है। 131 131, let's get to 131. Wait a minute. (131) 28, 29, 30 and 31, ठीक। 131 ये भी मॉडर्न इन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with reference to, consider the following statements with respect to, with reference to the कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई क्या चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 आपको पूछ रहा है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन जनवरी 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जनवरी 1931 में बना हुआ था। तो बिल्कुल ये एकदम सही चीज है, दैट इज एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में ही बना हुआ था, जनवरी 1934। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली जॉइन दिस पार्टी ड्यू टू सिंपैथी फॉर द सोशलिज्म। ये थोड़ा सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जवाहरलाल नेहरू एज यू नो ही वाज अ पार्ट ऑफ द आईएनसी के पार्ट हुआ करते थे। 1929 में आफ्टर लाहौर सेशन ये काफी मजबूती से कांग्रेस में उभर के आ रहे थे। कांग्रेस ये जरूर जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को भले सपोर्ट करते थे, तो और जब ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जब बना हुआ था तो इनको यही चीज लग रहा था कि नेहरू जरूर हमारे साथ आएंगे, लेकिन नेहरू क्योंकि सोशलिस्ट आइडियाज को कांग्रेस के अंडर भी रखे हुए थे, तो ही विल नॉट चेंज द पार्टी फॉर द सेक ऑफ द सोशलिज्म, राइट। तो राइट आंसर आपका होगा ओनली ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली 1। जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए, बिल्कुल गलत चीज है। इसका राइट आंसर सिर्फ
सी है। तो दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 132 में चलते हैं। ये आपका मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए, इसको विशेष थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, कैसे कैसे चीज़ें पूछी गई हैं। इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके पास, सॉरी 4 मेजर स्टेटमेंट्स हैं। नंबर 1, मर्डर द अबू फजल। अबू फजल बहुत अच्छे दोस्त थे जो है अकबर के। इनका जो है मर्डर जहांगीर द्वारा करवाया गया था इन द ईयर 1602। तो ये अकबर के लिए बहुत ज़्यादा घाटा था, मतलब बहुत बड़ा नुकसान था, आप ये कह सकते हैं। इट वॉज अ वेरी ग्रेट शॉक फॉर द अकबर। शेख मुबारक के बारे में बात करोगे, शेख मुबारक, तो शेख मुबारक वॉज डेफिनेटली, शेख मुबारक वॉज फादर ऑफ अबू फजल। अबू फजल से ये लगभग अबू फजल के लगभग पिताजी हुआ करते थे। इनके बारे में नहीं बताया जा सकता कि ये कब इनकी डेथ हुई थी, लेकिन थोड़ा बहुत अगर इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये सूफी संत थे, समय 1590s के आसपास इनका डेथ बताया जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट क्लियर नहीं, ईयर नहीं क्लियर इनके बारे में, 1590s रखोगे। डेथ ऑफ फैजी के बारे में देखोगे तो फैजी वाज सम सॉर्ट ऑफ द, फैजी यहाँ पे हुआ करते थे, सॉरी फैजी एक तरीके से ट्यूटर हुआ करते थे। अकबर ने अपने बेटों को पढ़ाने के लिए एक रॉयल ट्यूटर भी रख रखा था। फैजी का डेथ अस्थमा वगैरह से हो रखा था 1595 के आसपास, तो इनका भी नाम आप ध्यान रखोगे। दानियाल सलीम के अलावा अकबर का एक दूसरा भी बेटा था, इसकी डेथ लगभग 1604 के आसपास होगी। ठीक है, ताकि सलीम दैट इज जहांगीर अपना कोई भी कॉम्पिटिटर को रास्ते में ना छोड़े। तो इस क्रोनोलॉजी के आधार पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2 सबसे पहले आएगा, नंबर 2 सबसे पहले आएगा, और 2 के बाद आपके पास आएगा दैट इज द 3 के बाद आएगा 1 के बाद 4 आएगा। 3 to 1 4 में आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 133 2 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 में चलते हैं, 33 में चलते हैं। 133 में अगर चलेंगे तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 133 में अगर आप चलेंगे तो कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। इन चारों ऑप्शंस में अगर आप देख रहे होंगे तो आपने देखा कि लिथगो, अगस्त ऑफर, क्रिस मिशन अराइवल इन इंडिया, रामगढ़ कांग्रेस सेशन, रेजिग्नेशन लेटर्स ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स। अगर प्रॉपर अगर आप इनमें देखेंगे तो आपका सबसे पहले इसमें होगा रेजिग्नेशन लेटर्स ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स। लगभग 1939 में, है ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी तो कांग्रेस मिनिस्ट्री एज अ जॉइंट प्रोटेस्ट के रूप में क्या करेगी? रेजिग्नेशन कर देगी। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4 सबसे पहले आपके पास आएगा। फिर उसी समय आपको दिखेगा समवेयर अराउंड 1940s में आपको कांग्रेस सेशन भी होता हुआ दिखेगा इन द रीजन रामगढ़। ये समवेयर अराउंड झारखंड में आपको मिलेगा, झारखंड। ये लगभग 1940s का समय है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है 1940s। और 1940s में अगस्त के टाइम पीरियड में यू विल सी द रीजन्स ऑफ, आपको यहाँ पे दिखेगा दैट इज द 1940। सबसे पहले आपको दिखेगा दैट इज लिलिथगो ऑफर भी मिलेगा 1940 में। 1940 में आपको लिलिथगो ऑफर में मिलेगा। लिलिथगो ऑफर का मतलब क्या हुआ करता था कि लॉर्ड लिलिथगो उस समय के वाइसरॉय थे, जो आपको यहाँ पे इंडियंस को इंडिपेंडेंस के लिए एक तरीके से ब्रिटिशर्स कैरेटनिस्टिक पॉलिसी अपनाते थे। तो इंडियंस का वॉर में पार्टिसिपेशन के लिए ही वर कंटिन्यूसली ऑफरिंग आईएनसी सम सॉर्ट ऑफ द थिंग्स, राइट, सम सॉर्ट ऑफ द ऑफर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, लिलिथगो ऑफर्स, लिलिथगो का अगस्त ऑफर, और उसके बाद आपको लेटर ऑन पीरियड में आपका क्रिस मिशन आएगा, दैट इज द अराइवल ऑफ द क्रिस मिशन। क्रिस मिशन सबसे आखिरी में आएगा 1942 के आसपास। ठीक है, तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे तो 4 सबसे पहले है, और 4 के बाद आपको दिखेगा दैट इज नंबर 3। तो 4, 3, 1 and 2 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। लिलिथगो का अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिस मिशन 1942, रामगढ़ कांग्रेस सेशन आपको दिखेगा, ये भी रीजन ऑफ द 1940s में, कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र 1939 में। तो ये आपको ध्यान से दिखेगा ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, तो 33 के बाद लेट्स गेट इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, टीचर्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, तो आप ध्यान से देखिए इसको। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर गिविंग द कोड्स गिवन बिलो। सूची 1 को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोटों के साथ प्रयोग कर लिखिए। Hindu polity, the wonder that was India, introduction to the history, study of the Indian history, early history of
इंडिया। अगर इसका पहला किताब देखेंगे हिंदू पॉलिटी, तो हिंदू पॉलिटी के लेखक आपको मिलेंगे, दैट इज द केपी जायसवाल। हिंदू पॉलिटी के लेखक है केपी जायसवाल, ठीक है। तो ए का आपका 3 होगा। द वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक है एएल वासम। इनका किताब एंशिएंट मेडिवल इंडिया को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। दिस an introduction to the history of Indian history, ये जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब डी कौसाम्बी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, तो आप अच्छे तरीके से जानिए। और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर आप देखोगे दैट इज द ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये विंसेंट आर्थर स्मिथ, ये पहला ब्रिटिशर जिसने अच्छे तरीके से कोशिश किया था कि भारत के इतिहास को लिखने के लिए। तो ये इसका आंसर होगा आपका दैट इज द 3214। तो 3214 आपको कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये ध्यान से रखिएगा, इन सब चीज़ों को याद भी कर लीजिए और आपको काफ़ी मदद मिलेगा नेक्स्ट टाइम ऑफ द थिंग्स। 135 में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 135, ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज द असर्शन एंड द रीजन। ये भी असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऐसे कई क्वेश्चंस हम लोग ऊपर भी कर चुके हैं। अभिकथन और कारण। प्रारंभिक मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट कंसिडर्ड ब्रिटिश रूल एज एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस डेस्टाइन्ड टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन। मींस प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लगता था। शुरुआती दौर में कुछ लेखक आपको ऐसे मिले हैं जिनको लगता था कि हाँ शायद बेटर वे में ये लोग हैं जो इंडिया को बेहतर रास्ते की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये मोर और लेस ये ठीक है, असर्शन आपको यहाँ पे सही मिलेगा, एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे सही मिल सकता है। असर्शन यू कैन से इट इज मोर थोड़ा बहुत ठीक है। दे वर द मॉडरेट्स फेज, शुरुआती के मॉडरेट्स इस चीज़ को थोड़ा सा मानते थे। रीजन के में आपको बताइए कि दे कंप्लेन ओनली अगेंस्ट अन ब्रिटिश रूल, नहीं, सिर्फ रीजन आपका बिल्कुल गलत है। रीजन आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा। रीजन आपका क्यों गलत होगा, रीजन आपका मेनली गलत आपको इसलिए आ जा रहा है यहाँ पे कि वो लोग सिर्फ अन ब्रिटिश रूल के लिए बस नहीं मान करते थे, कि वो से उनकी शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश राज के खिलाफ नहीं था, बल्कि जितना भी एक्सप्लोटेशन होता था ना उन सारी चीजों के खिलाफ था। मतलब द अर्ली नेशनलिस्ट एक्चुअली दे नॉट ओनली कंप्लेन अबाउट द अन ब्रिटिश प्रैक्टिसेस ऑफ द ब्रिटिश रूल such as exploitation, racial discrimination, rather than opposing British rule entirely. They sought administrative and constitutional reforms also, rather than a complete end to the British rule. तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि सुधार के बारे में लगातार बातें करी जाती थी। तो राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड यहाँ पे आपका होगा A and R are true, but R is not the correct explanation of A. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको सही है, ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 135 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 में। 136 इट ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्चुअल क्वेश्चन आपको दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम एजे आर्चबोल्ड। विलियम एजे आर्चबोल्ड एजुकेशनिस्ट थे जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 के पेपर में, एंड क्वेश्चन गोज लाइक ये इनमें से क्या नहीं थे, ठीक है। तो क्या नहीं थे आपको पूछा गया, तो नहीं थे में आपके पास वेरी फ्यू ऑप्शंस हैं विच इज नॉट करेक्ट, राइट। तो नॉट करेक्ट में 3 चीजें आपको ध्यान रखना है, दैट इज ही वाज नॉट प्रिंसिपल, he was not the principal of the, है ना, he was not principal of the, that is the right answer, just a minute, not principal of the government college, yes, he was a principal of the Lahore College, Lahore. This is not correct, ये इनकरेक्ट आंसर है ना। बाकी was a principal of the government college ढाका बिल्कुल सही है, अलीगढ़ और इलाहाबाद, ये 3 ऑप्शन सही है, ये आपका सही नहीं है, बी वाला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो was a prominent, ये एक बहुत बड़े एजुकेशन शिक्षाविद थे और एक्चुअल में आपको जैसे आपको पता है कि 1813 ऑनवर्ड्स भारत में इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ब्रिटिशर्स ने प्रेजेंट किया था। उनके अपने इंटरेस्ट थे जिसके बारे में हम लोग अपकमिंग कभी क्लासेस में बात करेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द अनकरेक्ट आंसर। 137 में चलते हैं। 137 क्वेश्चन में ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रारंभ से कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। वेल्लोर म्यूटिनी, डेथ ऑफ नाना फडणवीस, रिकॉल ऑफ वेलेस्ली, एंग्लो नेपाल वॉर। अगर आप इसको देखोगे, अगर आप वेल्लोर जो है इन सारी चीज़ों को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यू कैन नेम देम एज
वेल्लोर म्यूटिनी अगर आप देखोगे समवेयर अराउंड 1806 के आसपास हुआ था, 1806 के आसपास। नाना फडणवीस के बारे में अगर देखेंगे तो 1800 में इनकी डेथ हुई थी। वेलेस्ली के बारे में अगर बात करोगे, फिर टॉक अबाउट द वेलेस्ली लगभग 1805 के आसपास वेलेस्ली को वापस बुलाया गया था। ये वही टाइम पीरियड है वेलेस्ली जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस का बहुत बड़ा थ्योरी दे रखा था। और इंग्लैंड नेपल्स वॉर देखेंगे 1814 टू 1816 के बीच में हुआ था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या होगा, नाना फडणवीस, दैट इज 2314 तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 138 में चलते हैं। 138 में क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 में अगर आप देखेंगे तो पाइका रिवोल्ट, ये रिवोल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो पाइका रिवोल्ट अगर आप देखेंगे तो पाइका रिवोल्ट का सबसे राइट आंसर लीडर कौन थे, दैट इज द जगबंधु विद्यार महापात्र, ये आपको ध्यान में आएगा। पाइका इन द रीजन ऑफ द उड़ीसा। बरेली रिवोल्ट में अगर आप जाएंगे तो बरेली रिवोल्ट के सबसे आसान रास्ता, दैट इज द मेन लीडर आपको मिलेंगे मुफ्ती मोहम्मद ऐवाज, ठीक है। मालाबार रिवोल्ट आपको मिलेंगे इन द रीजन ऑफ द केरला, दैट इज द ईदा चेना कुंगम। और सिलेट रिवोल्ट आपको मिलेगा राधा राम के द्वारा। तो ये चारों को आप ध्यान से रखिएगा। पाइका रिवोल्ट अगर आप देखोगे, पाइका रिवोल्ट समवेयर अराउंड 1817 के आसपास हुआ था। बरेली रिवोल्ट अगर देखोगे तो 1857 म्यूटिनी के आसपास की कहानी है। मालाबार रिवोल्ट 1921 के आसपास हुआ था। सिलेट रिवोल्ट इज ऑल्सो रिलेटेड विद 1857। तो इसमें आपको दैट इज द वे क्लियर यू नीड टू अंडरस्टैंड। ए का 4 है ना, तो ए का 4, बी का 3, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 38 पर क्वेश्चन नंबर 147 अगला, फिर 147 से आपको क्वेश्चन पूछा गया। 147, 148, 149 और 150, ठीक। तो लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 में देखते हैं क्या है। सॉरी 147 का भी क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। इसमें बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद सम सॉर्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। तो 148 के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 148 के क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या दिया हुआ है, लेट्स गेट इनटू इट। 148 के क्वेश्चन में आपको दिया है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड करेक्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर रिलेटेड विद द यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ऑथर एंड बुक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। लल्लन जी गोपाल आपके ऑथर हैं। हबीब एंड निजामी, के.एस. लाल, दशरथ शर्मा। तो सबसे पहले देख लीजिए लल्लन गोपाल ने कौन सी किताबें लिखी हुई है। लल्लन गोपाल ने एक्चुअल में लिखा हुआ है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द नॉर्थ इंडियन। तो एक आपको आंसर आएगा 2 सबसे पहले, ठीक है। हबीब एंड निजामी में लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ये बी का 1। तो ये आपको आंसर समझना है। के.एस. लाल के द्वारा देखेंगे तो के.एस. लाल ने लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ खलजीज एंड दशरथ शर्मा ने लिखा हुआ है अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ठीक है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज। तो यहाँ पे लल्लन जी गोपाल के द्वारा आंसर है दैट इज ए का 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कोड ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। कोड ए आपको ध्यान से देखना है। एक मिनट, कोड ए आपको राइट आंसर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एक मिनट, ओवर राइटिंग कोड ए आपको राइट आंसर मिलेगा, ठीक है। लल्लन जी गोपाल, दैट इज ऑप्शन नंबर 2143, ठीक। तो ये आपको क्लियर से समझ लीजिए आप लोग। 147 के बाद 148 में चलते हैं। 148 में क्या है, लेट्स गेट इनटू 148। 148 में अगर आप देखेंगे तो 148 में लिखा हुआ है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को ध्यान दीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ये बिल्कुल सही बात है। कुंवर सिंह, लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर इन द बिहार, लेड टू द रिवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। You need to understand the 1857 revolt। 1857 रिवोल्ट में कैसे अलग अलग जोन्स में काम चल रहा था। नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज्ड द अडॉप्टेड सन ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई एज अ हायर ऑफिसर। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। लॉर्ड डलहौजी ने यही काम तो नहीं किया था, है ना, जिसके चलते उसने एक पॉलिसी लेके आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर आपको ध्यान हो, ये पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, जिसके चलते हुए रानी लक्ष्मीबाई केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिशर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए मात्र सही है, दैट इज ओनली 1। तो 148 का राइट आंसर होगा ओनली सी। दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 149 में चलते हैं। 149
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन ढेर सारे दिए गए हैं इसमें हिस्ट्री में, तो ध्यान दीजिएगा इसमें विशेषकर। अगर आप उसमें देखेंगे इन क्वेश्चन से इन चारों ट्रैवलर के बारे में नाम, तो सबसे पहले आपको एक नाम थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, अल-बरूनी एक्चुअली में मेडावल इंडियन टाइम पीरियड में आए हुए थे, है ना, मेडावल टाइम पीरियड में महमूद गजनी के साथ, समर एंड टाइम पीरियड ऑफ 1000 से लेके 1027 के बीच में। तो ये आप ध्यान में रखिए अल-बरूनी लेटेस्ट में। बाकी आइसिंग, विंसांग, फाइहान ये तीनों एंशिएंट इंडिया में आए हुए थे। फाइहान के बारे में बात करेंगे, फाइहान आए हुए थे गुप्ता पीरियड में, फाइहान आए हुए थे गुप्ता पीरियड के दौरान, ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिए रहेगा अर्लीस्ट वन। यूनसांग और आइसिंग एक्चुअल में आए हुए थे हर्षवर्धना पीरियड पे, हर्षवर्धना जो इसको लास्ट हिंदू शासक भी कहा जाता है, सो कॉल्ड, ऐसे नहीं बोला जा सकता, डिफरेंट टाइप कंट्रोवर्सी है 600 से 646 के बीच में, बट इनको भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आपको सबसे पहले आने वाला अगर शासक होगा तो दैट इज द फाइहान, तो फाइहान आपका 4th नंबर पे आएगा, फिर यूनसांग आएगा, फिर यूनसांग में आइसिंग आएगा, फिर अल-बरूनी आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी। इसको और हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे मेडावल इंडियन हिस्ट्री के सीरीज, उस वक्त हम लोग डिटेल में करेंगे। तो डोंट नीड टू वरी, वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी सेगमेंट इन लेटर ऑन क्लासेस, ठीक। तो ध्यान से समझिए आप, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट हिस्ट्री क्वेश्चन इज 150 में क्या पूछा गया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर वन इज द रीजन। आपका अभिकथन और कारण। अभिकथन, बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फॉर्म एंड सेंट्रलाइज ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड्स, और रीजन में आपको दिया गया, ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन, ठीक है। बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फॉर्म एंड सेंट्रलाइज ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही चीज है। असर्शन बिल्कुल आपका सही है, असर्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, असर्शन बिल्कुल सही है। बलबन ने सेंट्रलाइज पॉलिसी अपनाया था, है ना, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, लौ और रक्त की नीति अपनाया था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। रीजन में दिया हुआ है कि ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन, वो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो सेंट्रलाइजेशन के पीछे यही मात्र वजह नहीं था, उसके पीछे अदर भी रीजन्स है, उसके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी हुआ करते थे कि कैसे वो 60 साल की उम्र में जाके शासक बन सका था, है ना, अपने आप को एक स्लेव होने का जो एक टाइटल था, एक छाप था, उससे भी अपने आप को मुक्त करना था। तो रीजन इज नॉट अ करेक्ट आंसर, ठीक है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे। तो असर्शन बिल्कुल सही है, बट रीजन जो आपका रीजन है, रीजन इज द इनकरेक्ट, है ना। both A and R are true, A और R दोनों true है, but R is not the correct explanation of A। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे C होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे लगभग 26 क्वेश्चंस के आसपास हैं, इन सब का डिस्कशन हम लोगों ने प्रॉपर तरीका से कर लिया है। आप लोग प्लीज हम लोग साथ जुड़े हुए रहिए, और कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको होती है रिगार्डिंग दिस पेपर, तो kindly contact us. We will be coming up with the other segments, that is the discussion over the questions of geography and the remaining current affairs section. Also in day 1 or 2 we will be completing all over the complete discussion of this UPPCS question paper, ठीक है। So hope it is helping you a lot, और आप लोग अच्छे तरीके से करिए। Keep on like and subscribe our channel. Thank you.